नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। नाजरीन, आज 30 जून है और 30 जून को इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन डे मनाया जाता है। अब इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि जो पार्लियामेंट की एक जमहूरी हैसियत है उसको उजागर किया जाए, उसको याद किया जाए कि डेमोक्रेसी के थ्रू जो पार्लियामेंट बनाई गई है उसका रोल क्या होता है, किस तरीके से वो एक प्लेटफॉर्म होता है असल में ऐवानों तक आवाम की आवाज़ पहुँचाने का। और फिर ये दिन इसलिए होता है कि देखा जाए कि जो पार्लिमानी निज़ाम पूरी दुनिया में राइज है, ख़ास तौर से अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो क्या पार्लियामेंट वो किरदार अदा कर पा रही है जिसका ख्वाब हमारे आइन ने देखा था। क्या वाकई ये एक ब्रिज की हैसियत से काम कर रही है, आवाम की आवाज़ पहुंच रही है, आवाम के मसाइल क्या इस पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हो रहे हैं या फिर डिस्कशन हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। एक सियासतदानों का जो हम कहते हैं कि सियासी खेल बना हुआ है, उसका गहवारा बना हुआ है कि पार्लियामेंट का ये रोल रह गया पाकिस्तान में। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि पार्लियामेंट पर अगर एक नज़र डालें नाजरीन तो हम देखते हैं इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि अजीब सी हैजानी कैफियत है। एक तरफ अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि KP की असेंबली में तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही है, रजीम चेंज की बातें हो रही हैं। अब मखसूस नशिस्तों का हमने मामला देखा कि किस तरीके से अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। तो क्या यही है पार्लियामेंट के निज़ाम का एसेंस? इससे प्रोग्राम को आज हम शुरू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना अज़ीम साहब और हमारे हैं साक़िब बशीर, हमारे खुसूसी एनालिस्ट है, रिपोर्टर भी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, क्या पाकिस्तान में पार्लियामेंट को वो ख़ुद मुख्तारी हासिल है जो कि एक जमहूरी रियासत की डिमांड होती है, आइन में लिखी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यामीन, आपने एक अच्छा मजाक किया है और ये आज का सबसे बड़ी जोक भी है, जोक ऑफ द ईयर। और मैं समझता हूँ कि इस पूरी कौम के लिए भी ये एक सबक है कि वो पार्लियामेंट जहाँ पर हमारे वोटों से मुंतखब होकर जाने वाले हमारे खादमीन, जो कहते हैं जिनके बैनर्स पे लिखा होता है खादमे आला, खादमीन लिखा होता है और बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं, आपके लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, आपके वोट के तकद्दस को बमाल नहीं होने देंगे, लेकिन उनमें से कोई भी जाकर आवाम की बात नहीं करता। आज दिन है उस जमहूरियत के हवाले से, उस पार्लियामेंट के हवाले से कहना चाहिए कि जिस पार्लियामेंट के अंदर अवाम के वोटों के तकद्दस को बमाल किया जाता है, जिस पार्लियामेंट के अंदर अवाम की बात की बजाय अपनी तरहाएँ बढ़ाने पर काम किया जाता है, जिस पार्लियामेंट के अंदर हर उस गैर आइनी काम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और उस पार्लियामेंट के अंदर अपने ही किए हुए अपने वादों को तोड़ा जाता है। और ये आज वो दिन है और उस दिन को मनाने के लिए मेरा ख़्याल है कि आज के दिन इन्हें बड़ी शान शौकत से ये दिन मनाना चाहिए था और आज इस्लामाबाद में चरागा होना चाहिए था। आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है बहुत बड़ा एक इवेंट होना चाहिए था और उसमें इवेंट में पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इक़्तिदार को, पाकिस्तान के अंदर आइन को, पाकिस्तान के अंदर अवाम से किए हुए वादों को दफन करना चाहिए था। और आज पार्लियामेंट में आज के दिन ये इन्हें करना चाहिए था क्योंकि इसलिए कि हम जिसको पार्लियामेंट समझते हैं, जिसमें हमारी और आपकी बात होनी है, आम आवाम की बात, वो नहीं है, वो नहीं हो रही। वो मुझे बता दे, वहाँ पे गाली गलूच है, एग्जैक्टली वहाँ पर अपनी लीडरशिप की बात है, वहाँ पर अपनी तन्हाई बढ़ाने की बात है, वहाँ पर अवाम की बात सुनी नहीं जाती। अच्छा, अपोजिशन एक आईना होती है ना, अब उस आईने को तोड़ दिया गया है। अपोजिशन को तो बर्दाश्त ही नहीं किया जाता और जिस मुल्क के अंदर ये मामला हो वहाँ पे नहीं किया जाता है। बहुत अच्छी बात आपने की कि जमहूरियत का, पार्लियामेंट का हुस्न होती है अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन आवाम की बात करती है, वो झंझोड़ती है गिरेबान हुकूमत का कि जी आप कर क्या रहे हैं हमारे लिए। और जब वो अपोजिशन ही नहीं रहेगी ऐवानों में तो फिर कौन सी जमहूरियत, कौन सा पार्लियामान। साक़िब, यही सवाल लेके आपकी तरफ आऊँगी, फिर मुख्तलिफ और इशूज़ पर भी बात करेंगे कि पार्लियामेंट जिसे पॉलिसी साजी का गहवारा होना चाहिए, जहाँ पर आवाम के इशूज़ डिस्कस होने चाहिए। आप रिपोर्टिंग भी करते हैं पार्लियामेंट में, हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी आप जाते हैं, आप आवाम की बात होती देख रहे हैं वहाँ पर पार्लियामेंट में ख़ास तौर पर? पार्लियामेंट की अगर बात करें और आज की पार्लियामेंट की ही हम बात करें तो जो पार्लियामेंट में बैठे हुए जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं, उसके अलावा वहाँ पे ख़वातीन की नुमाइंदगी भी होती है, जो नॉन मुस्लिम हैं उनकी नुमाइंदगी भी होती है। तो बुनियादी और इब्तदाई जो नुक्ता है वो यही है कि अवामी नुमाइंदे, कि अवाम की नुमाइंदगी
जो है वो उसकी रिफ्लेक्शन हमें पार्लियामान में और पार्लियामेंट में नज़र आती है या आनी चाहिए। तो ये सवाल लेकर जब हम पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं तो पार्लियामेंट के इर्द गिर्द जो सवालात आज जन्म ले रहे हैं वो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं कि क्या 8 फरवरी इलेक्शंस के बाद वो एक शफाफ इलेक्शंस थे, शफाफ तरीके से नुमाइंदे वहाँ पे आए, शफाफियत थी, उसमें फेयरनेस थी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वली बराबर की सतह की जो लेवल प्लेइंग फील्ड थी कि वो अपने नुमाइंदे इस पार्लियामान के लिए जो है वो मुंतखब करते और वो वहाँ पे जाते। फिर उसके साथ अभी रिसेंटली हम आगे चलकर इस पर बात भी करेंगे, जो रिजर्व सीट्स का मामला है, ख़वातीन की जो नुमाइंदगी है। अब ख़वातीन की नुमाइंदगी स्पेशली यहाँ पे तकरीबन 20 साल पहले ये जो है वो नुमाइंदगी दी गई थी। अब नुमाइंदगी जिस पॉलिटिकल पार्टी की है, अगर वो रिफ्लेक्शन ना हो, किसी और की हो जाए, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो इसलिए जो पार्लियामेंट का जो तसव्वुर है, जो जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का जो तसव्वुर है, उस तसव्वुर से अगर हम हट जाएंगे तो ये दिन 30 जून का 2026 में भी आएगा, 2024 में भी आया था। इस पर बयानबाजी प्राइम मिनिस्टर का, सदर मुमलिकत का, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, सबके बयानात आ गए और उन बयानात को मैं पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने जो नक्शा खींचा वो नक्शा हमें पार्लियामान में नजर नहीं आता। तो जरूरत इस अमर की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, किसी एक की हम बात नहीं कर रहे, वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, तमाम को इस पर फोकस करना चाहिए कि ये जो पार्लियामान का तकद्दुस है, हमने उसको बहाल करना है, हमने उसको वापस उस जो वो सतह पे लाना है जहां पे उसको होना चाहिए। और वो तब ही होगा जब अवाम की दी हुई जो नुमाइंदगी है उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो हमें पार्लियामान में नजर आए। सही बात है, बड़ी अहम बात की कि इल्यूजन एक क्रिएट किया हुआ है हमारे सियासतदानों ने, हमारे भी दिमागों में और शायद अपने भी दिमागों में, या शायद हम उनको बेवकूफ़ बनाते हैं कि इल्यूजन है कि जमहूरियत है, पार्लियामेंट है, मगर वो काम किस तरह कर रही है रियल वर्ल्ड में हमें नज़र क्या आ रहा है, वो हमें नज़र आ ही रहा है। राना साहब, केपी असेंबली में क्या होने जा रहा है, ये आप जरा बताएं ना। कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, रेजिम चेंज नहीं होने वाला, 1% नहीं होगी। मैं आज देख रहा था, बहुत से लोगों ने कहा मंडियाँ लग गई, हाँ, बहुत से लोगों ने कह दिया फलां हो गया, बहुत से हमारे मारूफ तरीन तज़ियाकारों ने वक्त से पहले खबर देने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। अच्छा, कुछ भी नहीं होगा। केपी असम्बली में इमरान खान चाहेगा, अली अमीन गंडापुर फारिग होगा। इमरान खान चाहेगा। अगर इमरान खान नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। आप एक बात ज़हन नशीन कर लें, इसी केपी के अंदर परवेज़ हटक कहता था मैं नहीं होऊंगा तो कोई नहीं होगा। परवेज़ हटक नहीं है, बाकी सारे हैं। महमूद खान यही बात कहता था, महमूद खान नहीं है, सारे हैं। आफ्ताब शेरपाव ये बात कहता था, वो नहीं है, सारे हैं। ठीक है, गुलाम अहमद बलोच ये बात कहता था, वो नहीं है, सारे हैं। अब अगर आप देखना शुरू करें तो आपको नजर आएगा कि इस असम्बली के अंदर हर वो शख्स जो भी ये बात कहता था वो नहीं है। और कौन है? इमरान खान है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा तीसरी बार अगर किसी की हुकूमत किसी केपी में बनी है तो वो तहरीक इंसाफ नंबर 1। आप अगर इनके वोट भी लगा लें, इनको ये सारी नशिस्तें मिल भी जाएं जो नहीं मिलनी, मैं अभी आपको बड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये नहीं मिलनी। ये फड्डा भी इतना लंबा चलना है कि शायद उस रास्ते में कई मुसाफिर वापस हो जाए। ये मैं आपको ये भी इस पर क्लियर कर दूँ। मिल भी जाए, आप 83 हैं तहरीक इंसाफ के पास, ये लगा लें इनके पास, बड़ा जोर लगा के 50 कर लेंगे। अच्छा, फिर बाकी क्या करेंगे? बाकी कहाँ से लाएंगे? अवाम का आपको पता है इस वक्त प्रेशर क्या है? एक शख्स ने अपने भाई की जगह इलेक्शन जीता था, उसने पार्टी तकसीम की और उसका क्या हुआ कि आज के दिन तक वो अपने हलके में नहीं जा सकता। ये केपी है। यहाँ पे सूरत हाल ही चेंज है। बस आज मैं देख रहा था कि जिस बंदे ने साहिवाल से कुरान पाक के हलफ रख के उस्मान ने तहरीक इंसाफ के लिए वोट मांगा और जब तहरीक इंसाफ को छोड़ा है तो आज इतना सोशल मीडिया पे है। और मैंने साहिवाल में पूछा अपने एक दोस्त से, मैंने कहा सूरत हाल क्या है? उसने कहा सूरत हाल ये है कि उसकी फैमिली भी घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा उसका सगा चचा, उसके भाई उसे छोड़ के साइड पे हो रहे हैं। ये आलम है, तो अब नहीं बन सकती, एक ज़हन में रखिएगा। अच्छा, और अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा पहले दिन से लिखा हुआ है, आने वाला है नहीं, वो लिखा हुआ है और वो कप्तान के पास है। मैं ये भी आपको बता दूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता, चौधरी परवेज़ लाई ने जिस दिन इस्तीफा दिया था, असम्बली डिसॉल्व की थी, वो चौधरी परवेज़ लाई ने बहुत दिन पहले इमरान खान को दे दिया था।
सिर्फ चौधरी परवेज़ लाई नहीं है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप चौधरी परवेज़ लाई से पूछ सकते हैं। उन्होंने उस दिन की डेट उस वक्त आगे डाली थी जब देना था, बाकी उसने खाली छोड़ा। इसी तरह अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा ये तस्दीक की है अली अमीन गंडापुर ने भी, इमरान खान के पास है। वो खुद कहता है कि इमरान खान के सुबह असम्बली डिज़ॉल्व कर दूंगा। वो खुद कहता है इमरान खान कहे मैं छोड़ दूंगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, इसलिए कि इनमें से किसको वोट मिले हैं ज़ाती हैसियत से। मुझे एक बंदा दिखा दे जो ज़ाती हैसियत से जीत के आए। देखिए ना, आप सलमान अकबर राजा ने क्या कहा कि मुझे 1,20,000 वोट पड़े हैं। उसने कहा आपने मेहनत, उसने कहा मैंने कोई मेहनत नहीं की, ये वोट मुझे इमरान खान के नाम की वजह से पड़े हैं। इसी तरह पंजाब में ऐसे ऐसे लोग जीते हैं जो शायद घर से भी उन्हें वोट ना पूरे पड़ते हों। वेलकम बैक जी। सिचुएशन ये है कि पीटीआई के लिए कुछ मुश्किलात हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मखसूस सीटें उनसे छिन गई हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वफाक में जो हुकूमत की जानिब हम देख रहे हैं कि अक्सरियत अब बढ़ती जा रही है और पीटीआई कुछ दीवार से लगती हुई नज़र आ रही है। फिर केपी के अंदर भी मुख्तलिफ अफवाहें घूम रही हैं कि केपी असम्बली में शायद तहरीक अदम एतमाद आ जाए। फिर ये भी बातें चल रही हैं कि वोट तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पीपल्स पार्टी भी मुतहर्रिक है। तो पीटीआई का मौक़िफ़ जान लेते हैं। इसके अलावा जो एक अहम प्रॉब्लम चल रही है पंजाब असेंबली में भी पीटीआई के लिए 26 अरकान मुअत्तल कर दिए गए अपोजिशन के, और स्टैंडिंग कमेटीज़ थी 13 जिसकी चेयरमैनशिप थी अपोजिशन के पास, वो भी ले ली गई है। तो ये जो भारी वक्त चल रहा है इस वक्त पीटीआई पे, वैसे तो काफ़ी अरसे से चल रहा है ज़ाहिर है, लेकिन अभी इस वक्त रिसेंट सिचुएशन पर हम बात कर लेते हैं। रऊफ हसन साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, सरबराह थिंक टैंक पीटीआई हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन साहब, ये मुश्किलात जो अभी रिसेंटली पड़ी हैं एक दफ़ा सर पर, क्या स्ट्रैटेजी है अब इस वक्त पीटीआई की? क्या आपको लग रहा है कि कोई रास्ता है, कोई उम्मीद की किरण फिर भी दिख रही है डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स? बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। उम्मीद की किरण तो हमेशा रहती है, क्योंकि मैं तो उन ऑप्टिमिस्ट्स में से हूँ जो कभी डिस्पॉन्डेंट नहीं होते। बुरे से बुरे वक्त में भी हमें रोशनी का इंतजार करना चाहिए और रोशनी को देखने की कोशिश करनी चाहिए। और आपने कहा है कि जो और मुश्किलात पीटीआई के लिए क्रिएट हो रही हैं, शायद न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में हो रही हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिछले 3 साल से हमने क्या वो जुल्म है, क्या वो जबर है जो कि बर्दाश्त नहीं किया। उसके बावजूद हम कायम हैं, पीटीआई मौजूद है। अभी भी पीटीआई को खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। जब जबरदस्ती हमारे लोगों को नहीं निकाला जा सका तो फिर उन्होंने मुख्तलिफ कंडे इस्तेमाल किए, और उनमें से 26वीं आईनी तरमीम जो है, जिसका जिक्र किए बगैर इंसान रह नहीं सकता, जो कि पॉसिबली पाकिस्तान में अदलिया की तारीख को इतनी ज़्यादा काबिल फ़ख्र नहीं है, लेकिन देखा जाए तो शायद इससे ज़्यादा एट्रोशियस कोई अमेंडमेंट जो है, कोई लेजिस्लेशन जो है वो नहीं हुई, क्योंकि आपने एक पिलर है जो रियासत का 3 में से, उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। और आज जजेस जो हैं वो हुकूमत के अपॉइंटेड हैं, जुडिशल कमीशन में उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, वो अपनी पसंद के जजेस अपॉइंट करते हैं और अपनी पसंद के जजेस से अपनी पसंद के फैसले लेते हैं। तो ये ठीक है, इस हद तक मैं एग्री करूंगा आपके साथ कि अब इस जुडिशरी की मौजूदगी में शायद उम्मीद जो है वो फर्दर कम हुई है, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई। हम कायम हैं, हम डटे हुए हैं, और हम अपनी जद्दोजहद जो है जैसे भी होगा हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। रऊफ साहब, आपकी मैं आज बड़ा देख रहा था, खान साहब की मुलाकातों पर मुसलसल पाबंदी है। खान साहब की केस की समाअत आज भी वक्त से पहले कह दिया गया जी, कल तो शाहाना 2 की समाअत मुलतवी कर दी गई। ऐसा 3 साल के इन तमाम माहौल के बावजूद भी खान साहब अभी भी इतना इनके लिए डरावना ख्वाब है कि खान साहब की मुलाकात नहीं होने देते, खान साहब की तारीखों को पे किसी को समाअत नहीं होने देते कि तारीख पे खान साहब कोई बात ना करते। एक शख्स जो है इस वक्त पूरी स्टेट को कंट्रोल कर रहा है, और वो भी जेल से। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और जो प्रोजेक्ट इमरान खान है इस वक्त जो चल रहा है, राना साहब, वो चंद अल्फाज में अगर मैं बयान करूं तो ये है कि फैसला ये है कि खान साहब को हर सूरत में इन्होंने कैद में रखना है, क्योंकि बाहर अगर वो आ जाए
तो फिर वो इनकी अपनी जुबान के मुताबिक बड़े लोगों से मेरी बात होती रहती है, PMLN के और बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज के, वो ये कहते हैं जी कि वो हम किसी से कंट्रोल में नहीं आएगा। सो इसलिए एक ही रास्ता है हमारे लिए, उनको उन्होंने जेल में रखना है। अब प्रॉब्लम यह है कि पहले तो केस बनते जा रहे थे, अब शायद और नए केस ना बन सके, ये एग्जॉस्ट हो गया मटेरियल जो इनके पास था। लेकिन इस और अभी वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, खान साहब को जेल में रखने के लिए दो इस वक्त मुकदमे हैं जो कि मेजर मुकदमे हैं। एक जो यहाँ 190 बिलियन पाउंड्स का मुकदमा है, जिसके ऊपर सस्पेंशन की जो हमारी दरख्वास्त है वो हमने मूव की हुई है, और दूसरा जो है तो शाखाना 2 है जो कि अडाला में, जिसके बारे में आपने फरमाया कि वो फिर समाज जो है वो मुलतवी कर दी गई है। सो इनका जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि खान साहब को किसी मुकदमे में बेल होने से पहले किसी दूसरे मुकदमे में कन्विक्शन जो है वो लेनी है हमने। तो ये अपने टाइम कर रहे हैं उसको कि किस वक्त लेनी है, वक्त ज्यादा से ज्यादा ये अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं हियरिंग्स को एडजर्न करके। और दूसरा जो इसमें फेल है वो ये है कि खान साहब की मुलाकात नहीं होने देनी, क्योंकि जब मुलाकात होती है तो लाजमी बात है कि खान साहब बात करते हैं, बात करने से फिर लोगों में हौसला और बढ़ता है। तो वो ये दो चीजें जो हैं राना साहब, इनको कॉम्बिनेशन में देखो तो शायद आपको पता चले कि इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है। ठीक है रऊफ साहब, ये बताइएगा कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, मौलाना फजल रहमान, उनके हवाले से कुछ अर्सा कबल इमरान खान साहब ने भी कहा था कि राब्ते करें, असद कैसर साहब मिले भी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकी, रुक गई। आज जो है वो मैं देख रहा था, जो तर्जमान हैं शेख वकास अकरम, वो बड़े क्रिटिसाइज़ कर रहे थे मौलाना को, और वो कह रहे थे कि मौलाना जो है वो हमारे पास आते तो पता नहीं क्या हो जाता, तो अब उनकी कोई हैसियत नहीं है। आप समझते हैं कि अभी जो KP के असम्बली में तब्दीली के हवाले से जो बातें आ रही हैं, उनको 18 या 20 वोट चाहिए होंगे अगर उनको ये मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं, तो उसके लिए क्या तैयारी PTI कर रही है? क्योंकि माजी में हमने देखा कि जब जो अदम एतमाद आया अप्रैल 2022 में, तो PTI के अरकान टूटे और सरेआम जो है वो हमने देखा कि वो टूट के दूसरी तरफ गए और अदम एतमाद कामयाब हुई। तो अब भी अगर खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपकी क्या प्लानिंग होगी? जी, उस वक्त में 2022 में और अब में 2025 में फ़र्क है, एक बहुत बड़ा फ़र्क है। उस वक्त जिन लोगों ने अपने ज़मीर बेचे थे, सिंध हाउस में आपको पता है कि इंसानों की मंडी लगी थी, जरदारी साहब बैठे हुए थे नोटों के पैकेट लेके, बल्कि नोटों की बोरियां लेके। तो वो जब इलेक्शन आया तो वो सियासी जनाजे बन गए थे, जिन्होंने भी PTI को छोड़ा था वो सियासी जनाजे बन गए थे। तो आज ये जो फैक्टर है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और मेरा ख्याल है कि PTI में से अभी तक तो 3 साल की जद्दोजहद के बावजूद आप देखिए कि किसी को नहीं तोड़ सके हैं, कोई नहीं गया इन्होंने। हाँ, इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के लिए हमारे लोगों को किडनैप किया था, वो और बात है, लेकिन विलिंगली कोई गया नहीं है। 2-3 लोग जो हैं वो एक्सेप्शन है, उनको छोड़ दीजिए आप। तो मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी तादाद में तो लोग ये बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि शायद किसी को भी ना तोड़ सके, क्योंकि अब लड़ाई जो है, सियासी जद्दोजहद जो है वो डिगिन हुई है, बहुत ज़्यादा डिगिन हुई है। सो लोगों के ज़ाती जो डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी बहुत इन्वॉल्व हो गई है। एक और जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा है कि जिसने भी छोड़ा है हमें, वो अपने हल्के में कंफर्टेबल नहीं है, वो अपना हल्के में रह भी नहीं रहा, वो कहीं और जाके रह रहा है। सो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि बहुत बड़ी चेंज है जो कि आ चुकी हुई है, और मेरा नहीं ख्याल कि आसान होगा इतना। लेकिन फिर ये भी है कि हुकूमत के पास रियासत के तमाम इम्प्लीमेंट्स मौजूद हैं, उसमें जबर और जुल्म है, उसमें फस्तायत है, उसमें अखलाकियात और इंसानियत के जनाजे निकले हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ों की मौजूदगी में फ्रेंकली अगर वो पीछे पड़ जाते हैं कि जी हमने ये करना है वो करना है, तो और हमारे लोग शायद जैसे कि पहले भी हुआ था कि अंडरग्राउंड चले गए थे, तो उस सूरत में क्या सिचुएशन बनती है, क्या शक्ल बनती है, फ्रेंकली इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इस वक्त हम बैठ के यहाँ प्रिडिक्ट करें या प्रोजेक्ट करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग कर सकेंगे नंबर्स अपने। अच्छा रऊफ साहब, मैंने वो गिनती की है सारी, ये सारा कुछ कर भी ले, सारा कुछ हो भी जाए, एक सुप्रीम कोर्ट में आज 2 दरखास्तें गई हैं, एक सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से गई है, एक हामिद खान साहब की तरफ से गई है, जिसमें तमाम मौजूद जजेस साहिबान जिन्होंने जो बेंच का हिस्सा थे, जो 13 रुकनी बेंच था, उनके साइनों के हवाले से, और साथ उन्होंने कहा कि 2 जजेस ने अपनी लहदा राय दी है, ज़रा उनका भी हमें बताएं, उनके भी हमें नोट दें, वो मुसद्दका की कॉपियाँ दें।
अब उस चीज़ के बाद आपके पास एक दलील तो आ गई है, आपके पास एक चीज़ तो आ गई है जिस सूबे में आप बैठे हैं, तो उस सूबे में जब तक आप हलफ नहीं लेंगे तो चाहे इलेक्शन कमीशन कर दे आर्डर या कोई भी कर दे, उस वक्त तक तो उस वोट की हैसियत कोई नहीं, स्पीकर भी आपका है, तो क्या कोई हिकमत अमली बना ली है? जी, इस सिलसिले में बातचीत हो रही है जी, पार्टी के अंदर कंसल्टेटिव सेशंस राणा साहब चल रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अनकरीब बन जाएगी। ये एक बड़ा सीरियस एक कैविएट है जिसको मैं कहूँगा, जो कि जज साहिबान ने छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने फैसला देना था, उसकी फैसला भी तय हो चुका था, उसकी तारीख भी तय हो चुकी थी कि इससे पहले पहले फैसला देना है, तो वो फैसला तो दे गए, लेकिन इसमें बहुत बड़ी जो है एक कैविएट मौजूद है। वो दो जज साहिबान जिन्होंने अपने आप को अलहदा किया था इस कोर्ट से, उन्होंने कहा था जी कि हमारा फैसला काउंट नहीं करेगा। अच्छा, अब इनको चाहिए तो ये था कि जी अपने जो बेंच है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते, और इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, लेकिन शायद इसलिए कि इनको किसी और जज में पॉसिबली जो लोग जो सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं उनको किसी और जज में एतमाद नहीं था, तो उन्होंने कहा जी चलिए इन्हीं को लगा दीजिए। अब उसमें से एक जज रिफ्यूज कर गया, खैर उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन दो जजेस का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि जी हमारी जो जजमेंट है हम इसको मेंटेनेबल समझते ही नहीं है, इस रिव्यू पिटीशन को, कंसेक्वेंटली हमारी जजमेंट जो काउंट नहीं करेगी, जब काउंट नहीं करेगी तो फिर 13 जजेस के सिग्नेचर्स नहीं आएंगे, 13 जजेस के सिग्नेचर नहीं आएंगे, तो वो जो जजमेंट है वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। बड़े लोगों से, लॉयर से बात हुई है, वो कहते हैं जी कि जब तक पूरे दस्तखत नहीं होंगे 13 के 13, उस वक्त तक आप जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसी तरह के एक घर है, उसके मालिक 13 है, यही रौफ साहब इसी तरह ना, घर के मालिक 13 है, 11 बेच दें, 2 ना हिस्सा बेचें, तो घर पे फटा रहेगा ना। जबरदस्त तशबीह दी आपने, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, दिस इज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, और इसमें लेकिन वो जो है हमारा जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए, वो जजमेंट जो है वो मतलब उन लोगों को जो सीटें जो बांटने के लिए पूरा तैयार बैठे, तो आप देखते हैं कि बात कहाँ बैठती है। रऊफ साहब देखिए, हम जैसे टेक्निकलिटीज़ की बात करें ना, लीगल फ्रंट पर भी वो सारी बातें समझ आती हैं, बहुत सारे लैकुनास हैं मौजूद, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज़ की बात पीटीआई के ऊपर भी आती है, जैसे कि शेर अफजल मरवत की मैं स्टेटमेंट देख रही थी, वो कह रहे थे कि मखसूस नशिस्तें ना मिलने के ज़िम्मेदार फिरदौस शमीम और शिबली फराज हैं। अब पीटीआई के बिहाफ पे क्या क्या गलतियाँ हुई, क्या क्या लूप होल्स रह गए, जब मखसूस हीरो की बात हो रही थी, जब बल्ले का निशान गया था, उसके बाद क्या करना चाहिए था, तो डू यू ओन दोस mistakes that PTI committed? दो तरीके से मैं इसका जवाब दूंगा। देखिए, मैं उन लोगों में से हूं जो कि ऑलवेज तैयार होते हैं कि जी अपनी गलतियां जो है ना सिर्फ उनको मानना चाहिए बल्कि उनसे सीखना भी चाहिए, आगे के रास्ते मुतय्यन करने के लिए उन गलतियों से सीख के आगे चलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि रेट्रोस्पेक्ट में जब आप आज बैठे हुए सोचते हैं कि जी 1 साल पहले या 2 साल पहले हमने किया कहा था, वो बड़ा आसानी से समझ आ जाती है। लेकिन जब आप फैसला कर रहे होते हैं, जो मोमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है, उस वक्त इस तरह से क्लैरिटी नहीं होती सारी कि जी ये चीज लेफ्ट को जाके राइट होगी, ये राइट को जाके लेफ्ट होगी, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो रेट्रोस्पेक्ट में बात करना बड़ा आसान होता है, बहुत से लोग कर रहे हैं। कोशिश तो हमारी यही थी कि हम सही फैसले करें, लेकिन शायद कहीं कोई कमजोरी रह गई हो जिसको कि लोगों ने एक्सप्लॉइट किया और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन कोशिश, हमारी उम्मीद है कि हम आइंदा से इस किस्म की अगर कमजोरियां हैं तो उनको दूर करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है। और केपी जो कि सेफ हेवन समझा जाता है पीटीआई के लिए इस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर पीटीआई की वहाँ पे गवर्नमेंट है, लेकिन केपी असेंबली के अंदर अब जिस तरह की बातें हो रही हैं, तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, नंबर गेम वगैरह की तो हमने बात कर ली, मगर अगर सपोज करें हाइपोथेटिकली केपी में रिजीम चेंज, एक इस वक्त पॉपुलर टर्म यूज़ हो रही है, केपी में रिजीम चेंज अगर हो जाता है तो पीटीआई के पास फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी या क्या ऑप्शंस रह जाएंगे? देखिए, ऑलरेडी हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं रहे। पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं अपना जो नैरेटिव आगे बढ़ाने के लिए। हम पार्लियामेंट में हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, अदलिया मौजूद होती है, उनका इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज जो है वो हमारा हक है, उसको करते हैं। जो लेजिस्लेचर में आपने देख लिया है कि कोई सुनवाई नहीं है। अदलिया पाकिस्तान में आज
ना आइन है, ना कानून है, ना जमहूरियत है, ना ही अदलिया है, वो डिसमेंटल हो चुकी हुई है बिल्कुल। और तीसरी बात जो है वो जद्दोजहद। अब जो ये हमारे बाकी रास्ते जो हैं वो खत्म करते जा रहे हैं, जो और वही कर रहे हैं। यानी कि हमारी अगर अदलिया के ऊपर हमारी बहुत उम्मीद थी और वो भी अब उम्मीद जो है वो वर्चुअली खत्म हो चुकी हुई है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है बीबी, और वो है कि जी हम पुरअमन एहतजाज जो है अपना मुकदमा हम पाकिस्तान की आवाम तक लेके जाएं। यानी पीटीआई की अभी स्ट्रैटेजी में ये है कि पुरअमन एहतजाज करना है। जी, उन्होंने खान साहब ने 2 हफ्ते के लिए इसको आगे किया था, और वो कल जो है 2 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी उसके मुताबिक एहतजाज की तारीख जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी साकिब साहब। रऊफ साहब, ये एक चीज़ सिर्फ बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि जो सवाल आजकल जो है वो पीटीआई के कारकुनान और मुख्तलिफ जगहों पे डिजिटल मीडिया पे भी हम देखते हैं कि ये ज़बान ज़द-ए-आम है कि पीटीआई की जो जेल से बाहर क़यादत है, जितने भी लोग हैं वो नाकाम हुए हैं इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाने में। आप एग्री करते हैं कि वाकई ऐसा है, और इसके पीछे क्या वजूहात हैं कि अगस्त 5 को 2 साल हो जाएंगे इमरान खान साहब को जेल में। आज 30 जून है, तो तकरीबन 1 साल और 11 माह हो चुके हैं उनको जेल में। देखिए, ये बड़ा मुश्किल है ये समझना कि पीटीआई के ऊपर क्या बीती है। हमने कोशिश तो की, लेकिन उसके रास्ते में जो रोड़े अटकाए गए वो आपने देखा है। हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। जलसा जब किया है तो उसके ऊपर जो रियासत का रवैया था, लाहौर पंजाब तो उन्होंने बिल्कुल लॉकडाउन कर देते थे। आपकी शाहराहें बंद, आपकी रेल लिंक्स बंद, आपके पुल बंद, इंटरनेट बंद, पुलिस का बेजा इस्तेमाल, लोगों को पकड़ दकड़ कैद में बगैर किसी वजह के। तो ये तमाम चीज़ें, मतलब फस्तायत का एक एपेक्स होता है जो वो है, वो हमने विटनेस किया हुआ है, सारा कुछ हुआ है। उसके बावजूद लोग निकलते थे, सब कुछ होता था। लेकिन 26 नवंबर को जो हुआ उसके बाद से मेरा ख्याल है कि एक रीथिंक जो है वो पार्टी में हो रहा है कि किस तरीके से हम अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि एक दूसरी 26 नवंबर जो है वो पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो तहरीक तो चलेगी, जद्दोजहद तो जारी रहेगी। उसकी क्या शक्ल होती है, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के बाद आपके सामने आ जाएगी। कमज़ोर पीटीआई नहीं हुई है। खान साहब को बाहर नहीं ला सके, बिल्कुल नहीं ला सके, वही हमारा टॉप प्रायोरिटी थी, आज भी वही टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन उसके जब आप देखा जाए तो उसके मुकाबले में जो रियासत की जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है वो है कि खान साहब को उन्होंने जेल में ही रखना है। और आपने देखा है कि अदलिया का इस्तेमाल किस तरीके से हुआ, वहाँ हम बेबस हो जाते हैं। हम क्या करें, अदलिया के ऊपर अटैक तो नहीं हम कर सकते। लोगों ने यहाँ भी किया, अटैक भी किया हुआ है, और पॉलिटिकल पार्टीज ने अटैक भी किया हुआ है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो पैरामीटर्स हमारे पास आइन और कानून के मुताबिक मौजूद है उसके अंदर रह के काम करें। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि इसको ज़्यादा एग्रेसिवली और ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ इस तारीख को आगे बढ़ाया जाए, खान साहब की रिलीज की जो तारीख है। और पंजाब असेंबली में जिस वक्त सिचुएशन बनी हुई है रऊफ साहब, आप समझते हैं कि पीटीआई पंजाब असेंबली में इस वक्त विक्टिमाइजेशन का सामना कर रही है या फिर कुछ हैं प्रॉब्लम्स? आज मैं 100%, 150% विक्टिमाइजेशन है। अच्छा। आज मैं असद कैसर साहब के साथ बैठा हुआ था, खासी लंबी मेरी उनके साथ बातचीत भी हुई है इस सिलसिले में। उन्होंने कहा है कि ऐसे कोई कवानीन है नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन जो है वो इजाजत देता है कि पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, राणा साहब बैठे हुए हैं, राणा साहब इनके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है पाकिस्तान के आइन और कानून की, तो आप इनसे पता कर लीजिए कि पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आप जो चाहें कह सकते हैं। ऑब्वियसली अब्यूसिव नहीं होना, कुछ नहीं होना, लेकिन आप कर सकते हैं। और उस बेसिस के ऊपर आप बिल्कुल सस्पेंड नहीं कर सकते किसी मेंबर को। अच्छा। हाँ, अगर करें भी तो सिर्फ उस दिन के लिए जिस दिन वो स्पीकर ये समझता है कि जी मैंने इसको सस्पेंड करता है, जस्ट फॉर दैट वेरी डे, नॉट फॉर 15 डेज, नॉट फॉर 20 डेज, नॉट फॉर अ मंथ। और रेफरेंस भेजना तो अनहोनी बात है। वो किस बेसिस के ऊपर भेजेंगे? जब ये भेजेंगे तो लाजमी बात है वी गो टू अ कोर्ट ऑफ लॉ, वी विल ट्राई देम आउट, वी विल चेक इट आउट। लेकिन उनका असद कैसर साहब का कहना था कि बिल्कुल इस किस्म की कोई बात जो है, कोई कानून नहीं है जिसको इस्तेमाल करके ये सब कुछ कर सके। लेकिन चूंकि इदारे उनके पास हैं, चूंकि अदलिया उनके पास है, बाकी भी सब जो इलेक्शन कमीशन उनके पास है, उन्हीं की घर की बांदी है, तो ये अगर ये भी करने में कामयाब हो जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी बिल्कुल। लेकिन ऑब्वियसली हम इसको फाइट करेंगे। ठीक है।
और रऊफ साहब, अब हम देख रहे हैं ज़ाहिर एक सिचुएशन गवर्नमेंट के हक़ में तो है, लेकिन हमने पंजाब असेंबली में भी देखा जो एक्यूज़ कर रही है पंजाब गवर्नमेंट, वो यही कह रहे हैं कि जी आपने माइक तोड़े हैं, आप लोगों ने नुकसान किया है, लाखों रुपए का नुकसान किया है, तो उस पर जुर्माने भी डालें। तो आपको लगता है जुर्माने तक बात ठीक है और इसके आगे रेफरेंस नहीं होना चाहिए था? नहीं, वो पहले प्रूव करना पड़ेगा ना जी। अच्छा। कहाँ माइक टूटे हैं, कहाँ सब कुछ हुआ है, एक तरीका होता है, एक रैशनल होता है। अब किसी एक बंदे का कहना कि जी माइक तोड़ दिया है, जबकि और भी जैसे हमें एक्यूज किया जाता है बहुत सी और चीजों के लिए जिसके कोई प्रूफ नहीं प्रोवाइड किए जाते, तो ये तो फिर मुकदमा चलेगा ना जी। आप उसको लेके जाएं, वो देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। बिल्कुल किसी चीज को कबूल नहीं करते, इंक्लूडिंग फाइन वगैरह। राइट, आप रिजेक्ट करिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब सिंह गैंग पीटीआई हमारे साथ मौजूद थे, अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे, पीटीआई के मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे, स्ट्रैटेजी के हवाले से बता रहे थे और एहतजाजी तहरीक चलाने के हवाले से भी उन्होंने हमें खबर दी है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। केपी के इस वक्त पॉलिटिक्स का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि केपी के अंदर हमने देखे कि पीटीआई के हवाले से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं, ज़ाहिर साना सवात हुआ है, उस पर हम देख रहे हैं पॉलिटिकल स्कोरिंग चल रही है, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, साथ साथ असेंबली के अंदर भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है असलम गौरी साहब, तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम फ़े। उनसे थोड़ी बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि जब पीटीआई की ज़ाहिर हम देखते हैं कि स्पेस तंग हो रही होती है केपी में, तो एक जो पार्टी उभर के सामने आती है और जिसके फेवर में बात की जा रही होती है वो होती है JUI-FE। तो असलम गौरी साहब, सबसे पहले वेलकम टू द शो। और ये बताइए कि केपी में पीटीआई अब जबकि साइडलाइन हो रही है, अगर असेंबली को कुछ हो जाता है, तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, कोई इस्तीफ़ा आ जाता है, तो आप समझते हैं कि JUI-FE को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा? जी नहीं, फिलहाल तो हम ये देखिए, बात सीधी सी है जी कि हम तो इस पे उम्मीद पे थे। कल अमीर साहब कह रहे थे कि मैं असेंबली तोड़ दूंगा, तो मैंने कहा चलो कोई हम इलेक्शन में दोबारा चले जाएंगे और हो सकता है को पहले वाला इलेक्शन ना हो, फॉर्म 47 वाला, तो नया इलेक्शन हो जाए। लेकिन अभी अदम एतमाद वगैरह ये हमारी सोच में अभी तक इससे कोई चीज़ आई नहीं है, कोई चीज़ मेच्योर नहीं हुई है और ना हमें किसी ने इस पर बात की है। और फिर भी मैं समझता हूँ कि हम अकेले तो इसमें कोई रोल अदा नहीं कर सकेंगे और हमारी ख्वाहिश भी नहीं है। हमारी ख्वाहिश भी नहीं है कि हमने एक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ किया था और उसमें हमें क्या बाद में सिला मिला हमें सब पता है। तहरीक हमने चलाई, कुर्बानियाँ हमने दी और मज़े कुछ और ले गए और फिर बाद में हम बुरे भी बने। तो हम तो अभी पिछले ही वो जो है ना जिस्म पे जो मट्टी गारा चला वो उसी की सफाई कर रहे हैं, धो रहे हैं। अब मज़ीद किसी इस किस्म की चीज़ में जाए के लिए अदम एतमाद और ये मैं समझता हूँ किसकी अभी तक कबल वक्त बातें हैं। और अच्छा, असलम गौरी साहब, अगर मौका मिलता है, अगर आपको ऑफर की जाती है, एक सवाल है ना जी, मुझे पता है कि तेरी जमीयत उलमा इस्लाम कभी भी अपने असूल से पीछे नहीं हटेगी, ये भी मुझे पता है, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, एक सियासी माहौल है, आपको ऑफर की जाती है कि ये पीपल्स पार्टी भी आपके साथ हो जाएगी, मुस्लिम लीग नून भी आपके साथ हो जाएगी, ANP भी आपके साथ हो जाएगी और परवेज़ खटक साहब भी आपके साथ हो जाएंगे और आपको कुछ लोग हम सिंध हाउस की तरह तोड़ के दे भी देंगे, तो फिर क्या जमीयत उलमा इस्लाम KPK की वज़ीर आला शिप लेने के लिए तैयार हो जाएगी? मेरा ख्याल राणा साहब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि मैं शायद वो आपको ये कह देंगे हम आपको पुराना बदला जो है वो कुछ नहीं, हमें क्या मिलेगा उसमें, हमें क्या नहीं सर अभी इसका मतलब ये कि हम 3 साल फिर मगजमारी करें, फिर माहौल को ठीक करें और हुकूमत बनाएं और मेहनत कर रहा है, 3 साल बाद फिर इंशाल्लाह अगले पोजीशन फिर हम करें 5 साल के लिए। ऐसा नहीं है। अब जिन्होंने ये सब चीजें तैयार की हैं, जिन्होंने ये सब कुछ बनाया वो संभाले इसको। हमारे साथ तो यहाँ तक हाथ हुआ कि अपोजिशन लीडर हमारा आना चाहिए था, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर वहाँ पर हमारे साथ दोनों मिली करके आपस में मिलकर ज्वाइंट सिस्टम करके अपना अपोजिशन लीडर ले आए। तो हम तो कल भी JUI उसी असेंबली में थी, आज भी उसी असेंबली में है। तो मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर उनका है, उन पे हुकूमत बनानी चाहिए अगर उनको चांस मिलता है तो। साकिब बशीर साहब आएंगे मेरे पास, साकिब बशीर साहब ने सवाल करना, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल, फिर हम ये कहें समझ लें कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो बतौर अपोजिशन किरदार अदा करेगी, किसी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। देखिए ये चीजें कबल वक्त है कि आने वाला कल क्या हो कल क्या ना हो, हम ये तो हमारे जो फोरम होते हैं वही फैसले करते हैं आने वाली सूरत। लेकिन फिलहाल स्टिल आज तक ऐसी कोई सूरत हमें कहीं नजर नहीं आ रही कि कोई अपोजिशन, हाँ ये हमें पता है बड़े अरसे से वहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। ये तो अभी फैसला आया है इसका रिजर्व सीटों के बारे में,
उससे कबल बड़े अरसे से वहाँ से फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। और इसी तरह आपको याद होगा शायद कि अली अमीन ने भी एक दफा कहा कि मैं ये असेंबली तोड़ रहा हूँ, वो इसी वजह से कहा था कि खिचड़ी पक रही थी। और हमें ये भी पता है कि परवेज खटक साहब को क्या को वजीर दाखिला नंबर 3 को, वजीर मशीर दाखिला नंबर 3 को वो क्यों बनाया गया। तो ये सारा खेल तो है, खिचड़ी तो पक रही है। ये जो खेलने वाले होते हैं ना, जो बार वो जो आपको याद होगा ये पहलवान होते थे ना, एक बड़ा पहलवान बाहर बैठा होता था, खाड़े में लोग और खेल रहे होते थे। वो जो बड़ा पहलवान बाहर बैठा है ना, वो क्या फैसले करता है वो आने वाला कल बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारी ये सोच में अदम एतमाद बिल्कुल नहीं है, और ना हमारी सोच है, ना हम ये चाहते हैं। अलबत्ता ये कि कोई असेंबली अगर तोड़ देता है तो फिर ठीक है, बिस्मिल्लाह, इलेक्शन लड़ेंगे, फिर इंशाल्लाह देखा जाएगा जो भी हो। जी साकिब साहब। असलम गौरी साहब, जो रिजर्व सीट्स वाला फ़ैसला आया है, इस फैसले में दूसरे नंबर पे जो बेनिफिशरी बन रही है वो JUIF बन रही है, पहले नंबर पे मुस्लिम लीग नून है, और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में आपको भी नशिस्तें मिलेंगी और जो तनासुब है उससे ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि PTI को नहीं दी जा रही। तो क्या आपके अंदर कोई ऐसी सोच है या कहीं ये डिस्कशन हुई कि ये तनासुब से ज़्यादा मिलना जो है वो ये मुनासिब नहीं है, ये जमहूरी उसूलों के जो है वो ख़िलाफ़ एक चीज़ जाती है, या ऐसी कोई पोजीशन आपके अंदर कहीं ना कहीं है, डिस्कशन है या नहीं? आपने ये नशिस्तें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हैं तो आपने लेनी ही लेनी है। एक सवाल तो ये है, दूसरा भी साथ ही इसका जवाब दे दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले शेख वकास अकरम साहब ने मौलाना फजल रहमान उनके हवाले से बड़ी सख्त बात की कि मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत लंबे अरसे से किसी को भी नहीं है, मौलाना फजल रहमान ख़ुद पीछे पीछे भागते हैं, हमने मौलाना को इज़्ज़त कमाने का मौका दिया लेकिन वो अपोजिशन इत्तेहाद में नहीं आए थे। तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा। बहरहाल जो पहली बात आपने कही है हुजूर, बात ये है कि इससे कबल जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था और PTI के फेवर में गया था, तो हमने उसके खिलाफ किसी किस्म का भी कोई भी हमने केस में हम इंटर नहीं हुए। हमें कहा गया था कि आप रिव्यू पिटीशन में जाएं, हम नहीं गए। हमारे जो लोग 3 अरकान जो हमारे कौमी असम्बली के थे, उन्होंने कौमी असम्बली में हलफ भी उठाया और कमेटियों का भी हिस्सा बने, अलाउंसेस भी लिए, बल्कि यहाँ लॉजिस भी उनको रहायशें भी मिली। हमारे वो अरकान भी चाह रहे थे कि अब हमें हक दिया जाए कि हम इंडिपेंडेंटली बगैर पार्टी के अपने तौर पे जो क्या मुतासर हुए हम रिव्यू पिटीशन में जाना चाहते हैं, लेकिन हमने उन्हें इनकार किया। उसकी वजह ये थी कि एक तो सुप्रीम कोर्ट था, हमारे यहाँ अदारे सारे डिस्टर्ब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार से लेके बंदयाल तक और कोसा तक, ये एक लंबी कहानी है। और उसमें आज सुप्रीम कोर्ट का एक चीज बन चुकी है कि जो मेरी फेवर में फैसला आ जाए, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा फैसला है और उसकी न्यूट्रल फैसला है, साफ सुथरा फैसला है। जब कोई फैसला मेरे एंटी आता है तो मैं कहता हूँ वो बड़ा जुल्म हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट बाई पार्शियल फैसला आ गया। आपको याद होना चाहिए कि ये जो इस वक्त जिस बेंच ने फैसला किया है, ये बेंच PTI ने बनवाया था। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच PTI ने बनवाया था। हम तो सब आईनी अदालत के लिए थे, बेताब थे, लेकिन वहाद पार्टी थी जिसने ये कहा कि हमें जो है ये आईनी बेंच बनाना है, हमने इनकी ख्वाहिश पे बनाया था। अब एक आईनी बेंच का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो हम ऑनर करेंगे। अगर हम साकिब निसार के फैसले को ऑनर कर सकते हैं, खोसा साहब के फैसले को ऑनर कर सकते हैं, बंदयाल साहब के फैसलों को ऑनर कर सकते हैं, तो मंसूर अली शाह साहब के फैसलों को ऑनर कर सकते हैं, तो आज इस फैसले को भी हमें ऑनर करना चाहिए। इससे सोचे बगैर इसका फायदा किसको मिल रहा है, किसका नहीं मिल रहा, मैं समझता हूँ इससे बालातर होकर हमें सोचना चाहिए। हमारे मुल्क में अदारे सारे के सारे मुतराजा हो चुके हैं, ये अदारा बचा हुआ है। हम चाहते हैं खुदा हम कम से कम दूसरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा। देखिए, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। हमने तो इनके लिए जब कुछ किया किससे छुपा हुआ नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के इनमें इनके गले में फंदे फिटते, उस वक्त तो ये इनसे बोला भी नहीं जा रहा था। बड़े क्या ऐसे बात करते थे कि मुझसे अल्फाज भी पूरे निकलते थे, टांगे कांप रही होती थी। एक साइड पे हुकूमत बैठी हुई थी, दूसरे कमरे में ये आने के लिए बेसाब बाहर खड़े हुए होते थे। ये वही लोग हैं, कोई नए लोग तो नहीं है। जहाँ तक रह गया ये अकरम वकास रह गया, अली अमीन रह गया और वो इनके बैरिस्टर साहब हो गए, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने PTI को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। इन्होंने तो इमरान खान की बगल में छुरा घोंपा है। आज नहीं, मुअर्रख आने वाला फ्यूचर में आपको बताएगा कि PTI को इस मुकाम तक किन लोगों ने बचाया, किन की जुबान ने बचाया, किन की बदजुबानी ने बचाया। मौलाना फजल रहमान की तारीफें तो खुद PTI ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर की है। मौलाना फजल रहमान की तारीफें तो खुद चेयरमैन के बैरिस्टर गौहर, उनकी पूरी टीम ने, सलमान अकरम राजा साहब थे, सब लोग थे, इन्होंने मौलाना फजल रहमान के घर के दरवाजे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ढकी छुपी बातें नहीं है। हमने जो किरदार अदा किया, इंडिपेंडेंटली किरदार अदा किया। हाँ, अलबत्ता
हम नहीं चाहते कि हम महमूद खान की तरह इनके पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाएं। अपोजिशन करें, हमारे साथ हमने इनके मूवमेंट को वेलकम किया, इनके साथ हैंड शेक किया, लेकिन एक चीज ऐसी बता दें कि अपोजिशन लीडर ने कभी हमसे शेयर की हो, किसी मसले पे हमसे मशवरा किया हो, किसी चीज में हमसे बात की हो। 26वीं तरमीम में जहाँ इनका मुफाद था, गर्दन इनकी फंस रही थी, जब मुश्किल में थे उस वक्त हम बहुत अच्छे थे, अब हम बहुत बुरे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की गुफ्तगू करके माहौल को असलम गौरी साहब, असलम गौरी साहब, कल मौलाना साहब की गौरी साहब एक जुमला मुझे कहनी थी, एक जुमला मैंने सब। मैं समझता हूँ ये एक साजिश है बड़े अरसे से कि अपोजिशन आपस में लड़े और हुकूमत मजे करे, और ये जो साजिश है हमने इसको नजरअंदाज किया है। बहुत आज से नहीं, बड़े अरसे से कर रहे हैं, और हमने 7-8 साल पीटीआई की गालियां खाने के बावजूद भी हमने उन्हें वेलकम किया और सिरे से लगाया। लेकिन शायद ये उसका हिस्सा बन रहे हैं उस साजिश का, और इनके पीछे कुछ और लोग हैं और ये चाहते हैं अपोजिशन लड़े और हुकूमत मजे करे, ताकि मैं इनके खिलाफ बोलूं, ये मेरे खिलाफ बोले, और हुकूमत वाले आराम से हुकूमत करें। असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।